आप देख रहे हैं दी ऑक्सफैम बखरी यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार के साथ। तो आइए बच्चों, हमने पिछले 2 लेक्चर में सॉल्यूशन चैप्टर का 2 कॉन्सेप्ट, एक सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दूसरे लेक्चर में दूसरे लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन का मोलरिटी टर्म डिफाइन कर दिया है, उस पर न्यूमेरिकल भी बता दिया है। और अभी हम लोग वो कॉन्सेंट्रेशन का ही टर्म है मोललिटी, मोललता, इसको हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए हम लोग बात करते हैं मोललिटी क्या होता है। अब देखिए, तो मोललिटी को हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी सॉल्वेंट के 1 केजी में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को मोललिटी कहा जाता है। मतलब क्या, हम लोग पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में बात किए थे बच्चों कि ये जो मोललिटी है और मोलरिटी है, ये दोनों लगभग सेम टॉपिक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? तो वहाँ था 1 लीटर सॉल्यूशन में और यहाँ है 1 केजी सॉल्वेंट में। ठीक है, वहाँ भी सॉल्यूट के मोलों की संख्या ही था और यहाँ भी सॉल्यूट के मोलों की संख्या ही है, बट फर्क कितना है कि वहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन था और यहाँ पर 1 केजी सॉल्वेंट है। ठीक है, बस यही अंतर है मोललिटी और मोलरिटी में। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, मोललिटी को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल एम से डिनोट कर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया है। उसके बाद अगर किसी न्यूमेरिकल्स में अगर हमको पूछ दे कि मोललिटी फाइंड कीजिए सॉल्यूशन का, तो हम लोग मोललिटी फाइंड करने के लिए इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। मोललिटी फाइंड आउट करने के लिए इस फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट ये निकालना मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वहां पर नीचे होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और यहाँ पर होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता था और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट केजी में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, हमारा मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है तो क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो है, ये हमको मोललिटी निकालते वक्त जब भी लेना होगा तो ये केजी में लेना होगा, और वहाँ किस चीज में लेना होता था, हमेशा लीटर में लेना होता था, और यहाँ हमेशा केजी में लेना होगा। यही डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर मोल है और नीचे केजी है, तो मोल पर केजी भी बोल सकते हैं या मोल केजी इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि ये जो है, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मतलब ये ताप पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात किसी भी सॉल्यूशन की जो मोललिटी होती है वो ताप पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब मोलरिटी जो होता है वो मैंने बताया था कि वो किस चीज पर डिपेंड करता है, ताप पर डिपेंड करता है, ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललिटी ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम किसी सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन में अगर टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे, तो टेम्परेचर देना शुरू कर देंगे फिर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात उसके मोललिटी में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं आएगा। ठीक है, और चाहे इससे इसके अंदर ताप दें या फिर इससे ताप निकाल दें, इसके मोललिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए बच्चों, अब इसको हम इसके आधार पर, इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्यूशन, कुछ न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आइए बच्चों, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए बच्चों, एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए बच्चों, क्वेश्चन मैंने लिखा है सबसे पहले। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमको यहाँ दिया गया है,
4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in 250 gram of solvent, then find out the molality of solution। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 250 ग्राम कोई विलायक है, क्या है 250 ग्राम विलायक है। इस 250 ग्राम विलायक में 4 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तब जाकर के इस विलयन की क्या कहता है मोललता निकालने के लिए। तो आइए, तो सबसे पहले मोललता निकालने के लिए भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या है बच्चों, NaOH। सॉल्यूट हमारा क्या है, NaOH। अब देखिए इसका मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बताए थे पीछे फॉर्मूला एक्चुअल मास यानी गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास बोले थे। तो देखिए तो यहाँ पर गिवन मास क्या है 4 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होता है। तो अब देखिए यहाँ पर सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास, और ऑक्सीजन का होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसका क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय बराबर 0.1 हो जाएगा। इसका कितना मोल हो जाएगा 0.1। अब देखिए फिर कहता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वांटिटी कितना दिया गया है सॉल्यूशन का 250 ग्राम, तो हम वॉल्यूम निकालेंगे नहीं। तो वॉल्यूम जब हम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो देखिए बच्चों वॉल्यूम हो जाएगा 250, और आपको हम बोले हैं कि वॉल्यूम हमेशा हमको किस चीज में लेना है, केजी में। वॉल्यूम हमेशा किस चीज में लेना है, केजी में। तो इसको क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड करना पड़ेगा नहीं। तो जब इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0.25 क्या केजी, क्या हो जाएगा केजी। अब आप लोगों को पता है मोललिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो बताइए नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आया है 0.1 मोल, क्या आया है 0.1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया है 0.25 केजी। तो क्या हो जाएगा, तो इस दोनों दशमलव को यहाँ उड़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0.4 क्या नहीं 0.4 मोल पर केजी आपका आंसर हो गया नहीं। तो बच्चों हमको ऐसा लगता है कि आपको ये समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो आइए बच्चों हम लोग फिर से और इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों हम कुछ क्वेश्चन फिर से देखना चाहते हैं, 2-3 क्वेश्चन आपको देते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इस चारों क्वेश्चन को हम लोगों को यानी आप लोगों को घर पर प्रैक्टिस करना है। पहले सारे क्वेश्चंस को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2.5 ग्राम ऑफ CH3COOH दैट मीन्स एसिटिक अम्ल डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ C6H6 यानी बेंजीन, देन फाइंड आउट द मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल 75 ग्राम बेंजीन में घुला हुआ है, तो उस विलयन की क्या करना है मोलरता ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें सबसे पहले CH3COOH का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना है, उसके बाद इस ग्राम को क्या करना है केजी में बदल देना है, उसके बाद ये डिवाइडेड बाय ये कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 20% ऑफ एक्वस KI सॉल्यूशन। मतलब क्या
कि 20% यानी पोटेशियम आयोडाइड के 20% जलीय विलयन का, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। मतलब क्या, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम क्या है, जल है, सॉरी KI है, और 80 ग्राम क्या है, जल है। तो पहले 20 ग्राम KI का क्या निकाल लेना है, नंबर ऑफ मोल। उसके बाद 80 ग्राम जल का क्या निकाल लेना है, वॉल्यूम निकाल लेना है केजी में। निकाल करके इस दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ CO2। डायरेक्ट इसमें CO2 का मोल ही दिया गया है, नंबर ऑफ मोल ही, इसमें आपको नंबर ऑफ मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। वो 25 kg, ये भी आपको केजी में ही दिया हुआ है, इसको भी डायरेक्ट 0.5 डिवाइडेड बाय 25 कीजिएगा, आपको मोललिटी आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोललिटी ऑफ 20% बाय मास ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। तो इथेनॉल 20% है, इसका मतलब 20 ग्राम इथेनॉल है और 10 ग्राम क्या है, जल है। तो सॉरी 80 ग्राम जल है, तो 20 ग्राम इथेनॉल का पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिएगा, उसके बाद 80 ग्राम जल को क्या कर दीजिएगा, केजी में बदल करके दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मोललिटी आ जाएगी। तो बच्चों ये हमारा मोललिटी खत्म होता है। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा टर्म है कॉन्सेंट्रेशन को व्यक्त करने का, उसका नाम है मोल फ्रैक्शन। क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन। आइए तो हम लोग अब मोल फ्रैक्शन को देखेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग मोल फ्रैक्शन को देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। अब मान के चलिए कि हम कोई बिलियन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कोई बिलियन ले लेते हैं। तो जब कोई बिलियन लेते हैं, उस बिलियन, मान चलिए वो बिलियन दो पदार्थों से मिलकर के बना है। कितने पदार्थों से मिलकर के बना है, दो पदार्थों से मिलकर के बना है, ठीक है। और उस पदार्थ, मान चलिए चीनी और पानी का बिलियन है। किस चीज का बिलियन है, चीनी और पानी का बिलियन है। तो जब चीनी और पानी का बिलियन है तो मान के चलिए कि उसमें चीनी के मोल की संख्या जो होगी और चीनी प्लस पानी दोनों के मोल की जो संख्या होगी, उसी के अनुपात को क्या कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मोल फ्रैक्शन कहा जाएगा। कुल मिलाकर के हम लोग समझते हैं, अगर मान के चलिए कि चीनी के मोल की संख्या मान के चलिए आपको हो गया x, चीनी के मोल की संख्या मान के चलिए हो गया A, ठीक है, और चीनी प्लस पानी दोनों के मोल की संख्या हो गया आपको B, तो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा A/B। इसी तरह का बात है, यानी पदार्थ में किस बिलियन में उपस्थित किसी खास पदार्थ के मोल की संख्या और कुल पदार्थों के मोल की संख्या का जो अनुपात होता है उसी को मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा, याद रखने योग्य बातें हैं कि मोल फ्रैक्शन को जो है ना कैपिटल X से डिनोट किया जाता है। किस चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल X से। और मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब जिस पदार्थ का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा उसका जो हम लोग नंबर ऑफ मोल लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे, और उसी को मैंने कहा है क्या, पार्टिकुलर सब्सटेंस, ठीक है। और जो टोटल जितने पदार्थों से मिल करके सॉल्यूशन का निर्माण हुआ होगा उन सभी पदार्थों के मोलों की संख्या को मैंने कहा है टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। यानी बिलियन में उपस्थित कुल पदार्थों, जितने पदार्थ हैं सभी के मोलों की कुल संख्या जो है ये है, और इस दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। अब हम जैसे मान लेते हैं इसका अगर मान चलिए हमको कह दे कि इसका फॉर्मूला हम कैसे, मतलब अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें क्या मोल फ्रैक्शन ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला डेरिवेट करके देखते हैं, फार्मूला बना करके देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमने क्या किया है यहाँ पर, लेट ए सॉल्यूशन इज फाउंड बाय टू सब्सटेंस। मतलब मान लिया हमने कि एक बिलियन है वो दो पदार्थों से मिलकर के बना है, पदार्थ है A और B, ठीक है। उसमें Na जो है वो पदार्थ A के मोलों की संख्या है और Nb जो है वो पदार्थ के, मतलब पदार्थ B जो है उसके मोलों की संख्या है Nb। तो हमारा मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होगा
वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा मोल फ्रैक्शन का, यानी एक्स ऑफ सब्सटेंस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले ए का निकाल रहे हैं हम मोल फ्रैक्शन, तो हमको इसके मोल की संख्या को कहाँ लिखना पड़ेगा, ऊपर में, मतलब क्या, एन ए डिवाइडेड बाय, नीचे में दोनों लिखना पड़ेगा, एन ए प्लस एन बी, ये हो गया। अगर मान के चलिए हमको दूसरे पदार्थ का मोल फ्रैक्शन कहा जाए, तो एक्स ऑफ बी निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन बी सब्सटेंस का, तो हम इसको बी वाले को यानी एन बी ऊपर में लिखेंगे और एन ए प्लस एन बी हम क्या करेंगे, नीचे में लिखेंगे। बात इतनी समझ में आ गई होगी बच्चों। और एक बात देख लीजिएगा, ये अनुपात में है, अर्थात ये जो है मोल फ्रैक्शन जो होता है ये यूनिट लेस होता है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मैं लिख देता हूँ, ये हो गया। उसके बाद क्या याद रखिएगा कि बिलियन में जितना भी पदार्थ, यानी जितने भी पदार्थों से मिल करके किसी सॉल्यूशन का निर्माण हुआ है, उन सभी पदार्थ के मोल फ्रैक्शन का योग जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों कि द सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इन अ सॉल्यूशन इज 1, मतलब किसी बिलियन में उपस्थित जितने भी पदार्थ होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शंस जो होते हैं उसके योग हमेशा 1 के बराबर होता है। दैट मीन सिग्मा ऑफ एक्स ऑफ इन्फिनिटी, मतलब क्या कि मतलब अनंत तक पदार्थ अगर उपस्थित हो किसी सॉल्यूशन में, तो सभी के मोल फ्रैक्शन का योग क्या होगा, 1 होगा। सिग्मा का मतलब सम, समेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को हम ऐसे लिख दिए हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब पहले पदार्थ का मोल फ्रैक्शन, दूसरे पदार्थ का मोल फ्रैक्शन का योग, तीसरे पदार्थ के मोल फ्रैक्शन का योग, चौथे पदार्थ के मोल फ्रैक्शन का योग, या डॉट 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 दे करके हम अनंत पदार्थ के मोल फ्रैक्शन का योग किसी एक सॉल्यूशन में हमेशा 1 के बराबर होगा। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू होगा वो कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, और किसी बिलियन के सभी पदार्थों के मोल फ्रैक्शन को अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस मोल फ्रैक्शन का जितना भी कॉन्सेप्ट था, इस सारे कॉन्सेप्ट पर मैंने बात कर लिया है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को देखते हैं। बहुत बच्चों को अंग्रेजी में बताने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं उतने मतलब अंग्रेजी को नहीं, कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी में भी करवा दिया करूँगा, कुछ क्वेश्चन हिंदी में भी करवा दिया करूँगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका फॉर्मूला होता है C2H6O2 के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करें यदि एक्वस सॉल्यूशन, मतलब क्या, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय विलयन। इसका मतलब क्या हुआ कि जल में इथिलीन ग्लाइकोल को घोला गया है, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल को का 20% घुला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 100 ग्राम में 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल है और 80 ग्राम जल है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस सवाल को, इस क्वेश्चन को डील करते हैं। आइए, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल मतलब क्या, C2H6O2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया क्या, 20 ग्राम। तो स्वाभाविक बात है, तो जल कितना हो जाएगा, 80 ग्राम। अब देखिए, तो हमको दोनों पदार्थ का क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H6O2, नहीं। तो निकालना है कितना होगा, 20 बटे कितना होना चाहिए, 12 गुने 2 प्लस कितना, 6 प्लस 16 गुने 2, नहीं, हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 6 30 प्लस 32, 30 30 60 2 62, नहीं। चलिए ये हो गया,
बराबर, तो जब इसको करेंगे आप तो आपको आ जाएगा 0.322 मोल। ठीक है, अब देखिए फिर हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O निकाल लेते हैं। तो H2O जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 80/18, तो 4.4 आ जाएगा मोल। नहीं, अब देखिए दोनों का आ गया, हमको किस चीज़ का, एक्स ऑफ किसका निकालना है, इथिलीन ग्लाइकॉल का, C2H6O2। तो निकाल करके देख लेते हैं हम, 0.322 डिवाइडेड बाय 4.4। नहीं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 0. नीचे में तो पूरा होना चाहिए था, 0.322 प्लस 4.4, तो क्या हो जाएगा 0.322 डिवाइडेड बाय 4.722। तो जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा 0.068 आपको आएगा मोल फ्रैक्शन। तो आई होप बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग इसके आधार पर एक दो क्वेश्चन और लिख लेते हैं, आप लोग घर पर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये बच्चों ये रहा आपका 3 क्वेश्चन इस पर आधारित, मोल फ्रैक्शन पर आधारित। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग बना करके घर पर ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। अगर नहीं बन पा रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और हमारे YouTube चैनल दी ऑक्सफैम बखरी को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर बजावें, ताकि आपको मैं जितना भी नया नया वीडियो बनाऊंगा, हमारी हर एक आने वाली नई वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके फ़ोन तक चला जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखिए कहता है कि 12 ग्राम जल है, उसके बाद 108 ग्राम जो है वो CH3COOH यानी एसिटिक अम्ल है, और 92 ग्राम इथेनॉल है। उस तीनों को मिला करके एक विलयन बनाया गया है, और इस तीनों मतलब पदार्थों के मिलने से जो विलयन बना है, उस विलयन में उपस्थित तीनों पदार्थ के मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना है। पहला सवाल यही है। तो सबसे पहले आप इसका नंबर ऑफ मोल, जल का नंबर ऑफ मोल निकालिएगा। सेकेंड में आप लोग निकालिएगा एसिटिक अम्ल का मोल फ्रैक्शन, ये सॉरी नंबर ऑफ मोल, और तीसरा इथेनॉल का नंबर ऑफ मोल निकालिएगा। उसके बाद पहले लिखिएगा सबसे पहले x ऑफ H2O, तो यहाँ पर फिर x ऑफ CH3COOH, फिर x ऑफ C2H5OH, इस तरह से। उसके बाद देखिए फिर कहता है कि मास के अनुसार 92% इथेनॉल वाले स्पिरिट का मतलब होता है जल और इथेनॉल का मिश्रण। ठीक है, स्पिरिट का एक नमूना है, उस नमूने में से क्या करना है, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन ज्ञात करना। जस्ट एकदम पहला सवाल की तरह है। 92 ग्राम इसमें क्या हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा, और 8 ग्राम क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। दोनों के मोलों की संख्या निकाल करके इसको फॉर्मूला पर पुटअप कर दीजिएगा, फिर बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको थोड़ा सा वेराइटी चेंज है। इसमें क्या है, 20% एक्वस के आई है, मतलब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन है, जिस विलयन में 20% पोटेशियम आयोडाइड है, और 80% यानी 20 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड है, और 80 ग्राम क्या है, जल है। और इसका घनत्व तो आपको दिया गया है कितना, तो 1.022 ग्राम पर ml। ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन की भी गणना करनी है। तो मोल फ्रैक्शन का गणना करने के लिए आपको डेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें हम आप क्या करेंगे, 20% 20 ग्राम KI का नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे, फिर 80 ग्राम जल का नंबर ऑफ मोल निकाल देंगे, उसके बाद मोल फ्रैक्शन आपका निकल जाएगा। उसके बाद मोल फ्रैक्शन
ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद आपको मोललिटी और मोलरिटी निकालना है, ठीक है। तो जहां पर आपको ये याद रखिएगा, घनत्व यानी डेंसिटी बराबर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी, मास आपको नहीं, मास आपको डेंसिटी दिया हुआ है, मास भी आप ज्ञात कर लीजिएगा, ये मास भी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम ज्ञात कर लीजिएगा। जब वॉल्यूम ज्ञात कर लीजिएगा सॉल्यूशन का, तो आपको किस में काम आएगा, डेंसिटी का काम सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ज्ञात करने में आएगा, मोलरिटी ज्ञात करने में आएगा। मोललिटी भी आपको आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। इसके आगे का जो टर्म है आपका पार्ट्स पर मिलियन, नहीं, नॉर्मलिटी, मास और वॉल्यूम, ये सब मैं अगले क्लास में देखता हूँ, अगले लेक्चर में देखता हूँ। आज फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।